प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी के दूसरे लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग करेंगे जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता जो शब्द है ये 1985 में वाल्टर और रोसेन द्वारा दिया गया था। जैव विविधता को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो यह पृथ्वी पर जीवन की जैविक परिवर्तनशीलता है। यह जीवाणुओं, कवकों, पौधों व जंतुओं सहित प्रत्येक जीवित वस्तु को संदर्भित करता है। तो इस फ्लोचार्ट में आप देख सकते हो जैव विविधता शब्द जो था ये वाल्टर व रोसेन के द्वारा 1985 में दिया गया था। जैव विविधता है क्या? जीवन की विविधता है पृथ्वी ग्रह के ऊपर, जिसमें 4 प्रकार के जीवों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें जीवाणु, कवक, पौधे और जंतु जो हैं वो आते हैं। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय वाल्टर एंड रोसेन इन 1985। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? It is the biological variability of life on Earth planet. It refers to every living thing, including plants, bacteria, animals, and humans. तो इस फ्लोचार्ट से आप बायोडाइवर्सिटी को समझ सकते हो। बायोडाइवर्सिटी टर्म was given by Walter and Rosen in 1985. What is biodiversity? It is variability of life on Earth planet, which includes bacteria, fungi, plants, and animals. दूसरी डेफिनेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट, शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन क्या चीज होती है? तो जो स्वपरागित फसल है उसके पूर्णतया समयुग्मजी पौधे की संततियां जो हैं वो शुद्ध वंशक्रम कहलाती हैं। तो इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ए कंप्लीटली होमोजाइगस प्लांट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप आर कॉल्ड प्योर लाइन। अब इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हो। स्वपरागित फसल है कोई, इसके हमारे पास बीज हैं। इन बीजों को जब हम अंकुरित करवाएंगे तो हमें जो पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे? 100% समयुग्मजी पौधे होंगे और इन्हीं को ही शुद्ध वंशक्रम कहा जाएगा। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, वहां से हम लोग क्या लेंगे? इसके सीड्स लेंगे। इन सीड्स को जब हम जर्मिनेट करवाएंगे तो हमें 100% होमोजाइगस प्लांट्स ऑब्टेन होंगे और इन्हीं प्लांट्स को हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करने वाले हैं अंत्य प्रजात वंशक्रम या इनब्रेड लाइन। तो ये परपरागित फसल में बार बार स्वपरागन द्वारा विकसित समयुग्मजी वंशक्रम को अंत्य प्रजात वंशक्रम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? होमोजाइगस लाइन डेवलप्ड बाय रिपीटेड सेल्फिंग इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप इज कॉल्ड एज इनब्रेड लाइन। तो इसको फ्लोचार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। परपरागित फसल है कोई, अगर हम उसमें बार बार स्वपरागन करवाएंगे तो समयुग्मनता लगातार बढ़ती जाएगी और विषम युग्मनता लगातार कम होती जाएगी। तो लगभग 8 से 10 पीढ़ियों के पश्चात जो हमें पौधे प्राप्त होंगे वो 99.9% समयुग्मज होंगे और इन्हीं को ही अंत्य प्रजात वंशक्रम बोलेंगे। इंग्लिश में देख सकते हो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें हम लोग जनरेशन बाय जनरेशन रिपीटेड सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे आर्टिफिशियली। तो होगा क्या? इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी और हेट्रोजाइगोसिटी कम होती जाएगी और 8 to 10 जनरेशन के पश्चात जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो 99.9% होमोजाइगस प्लांट्स होंगे और इन्हीं को ही हम लोग इनब्रेड लाइन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे आनुवंशिक शुद्धता या जेनेटिक प्योरिटी। तो इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो पौधे या बीजों में जितने प्रतिशत लक्षण पादप प्रजनक के द्वारा निर्धारित किस्म के लक्षणों से समानता प्रदर्शित करते हैं वह आनुवंशिक शुद्धता कहलाती है। तो आनुवंशिक शुद्धता क्या है? पादप प्रजनक द्वारा जो निर्धारित किस्म के लक्षण होते हैं उनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो आनुवंशिक शुद्धता कहलाती है। तो इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स इन प्लांट्स और सीड्स दैट रिजेंबल्स द कैरेक्टर्स ऑफ द वैरायटी डिटरमाइंड बाय द प्लांट ब्रीडर इज कॉल्ड जेनेटिक प्योरिटी। तो जेनेटिक प्योरिटी क्या है? परसेंट अमाउंट है कैरेक्टर्स की, किसके? वैरायटी के, जो कि डिस्क्राइब किए जाते हैं किसके द्वारा? प्लांट ब्रीडर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे अपक्षय या डिटेरोरेशन। तो अपक्षय को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो बीज उत्पादन के दौरान फसली किस्म की जो आनुवंशिक शुद्धता है उसमें हानि को अपक्षय कहते हैं। तो बीज उत्पादन के दौरान बहुत से ऐसे कारक होते हैं जो आनुवंशिक शुद्धता की हानि करते हैं। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे? लॉस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ऑफ क्रॉप वैरायटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिटेरोरेशन। During seed production, there are many factors that cause loss of genetic purity. तो इसको फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। तो अपक्षय क्या है? आनुवंशिक शुद्धता की हानि। अगर आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है तो उसको अपक्षय कहा जाता है।
अब इसके 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक परपरागण। तो प्राकृतिक रूप से अगर कोई परागकण किसी दूसरे खेत से या किसी दूसरी किस्म का जो परागकण है वो आकर परागण करता है, पॉलिनेशन करता है, तो उससे भी संदूषण हो सकता है और आनुवंशिक शुद्धता में कमी आ सकती है। इसके अलावा स्वतः उत्परिवर्तन, जो अपने आप होने वाले उत्परिवर्तन है पौधों में, वो भी उसके लक्षणों को परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे आनुवंशिक शुद्धता की हानि हो सकती है। इसके अलावा भौतिक मिश्रण जो है, अगर किसी दूसरी किस्म के बीजों के साथ हमारी किस्म के बीज जो हैं वो मिश्रित हो रहे हैं तो आनुवंशिक शुद्धता की हानि हो सकती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा रोग संक्रमण, अगर किसी पौधे के ऊपर रोग का संक्रमण होता है तो उसके लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है, जिस कारण से आनुवंशिक शुद्धता में हानि हो जाती है। तो ये 4 मुख्य कारण हो सकते हैं अपक्षय के। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। डिटेरोरेशन क्या है? लॉस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी। तो जेनेटिक प्योरिटी में डिक्रीज होता है और यही इसी को ही डिटेरोरेशन कहा जाता है। तो इसके 4 मेन कॉजेज हो सकते हैं। सबसे पहला है नेचुरल आउट क्रॉसिंग। तो किसी दूसरी फील्ड से अगर कोई दूसरी वैरायटी वहाँ पे ग्रो करवाई है तो वहाँ से अगर कोई पॉलन ग्रेन आकर हमारी वैरायटी के जो प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन करता है तो उससे जो करेक्टर्स हैं प्लांट्स के वो चेंज हो सकते हैं, जिससे जेनेटिक प्योरिटी का लॉस हो सकता है। दूसरा है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो अगर अपने आप ही किसी प्लांट के अंदर म्यूटेशन हो गया है तो उसके जो करैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जेनेटिक प्योरिटी का लॉस हो जाता है। तीसरा है मैकेनिकल एडमिक्सचर। अगर किसी दूसरी वैरायटी के सीड्स के साथ हमारी वैरायटी के जो सीड्स हैं वो मिक्सअप हो रहे हैं तो उससे भी जेनेटिक प्योरिटी में कमी आ जाती है, लॉस हो जाता है। इसके अलावा डिजीज़ इन्फेस्टेशन, अगर किसी प्लांट के ऊपर डिजीज़ का अटैक हो गया है, इन्फेस्टेशन हो गया है, तो उसके करैक्टर्स के अंदर चेंज आ जाएगा या वेरिएशन आ जाएगा और यही क्या कहलाता है? लॉस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी। तो ये 4 मेन कॉजेज़ हो सकते हैं डिटेरोरेशन के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे विकासीय विभिन्नताएं या डेवलपमेंटल वेरिएशंस। तो इसको किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं? तो जब बीज फसलों को कठिन वातावरणीय परिस्थितियों में उगाया जाता है तो कई पीढ़ियों के पश्चात उनके वृद्धि स्वभाव में विविधताएं आ जाती हैं और इस प्रकार की जो विविधताएं हैं उनको विकासीय विभिन्नताएं कहा जाता है। तो इंग्लिश में इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? व्हेन सीड क्रॉप्स आर ग्रोन अंडर डिफिकल्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस देन आफ्टर सेवरल जनरेशंस देयर ग्रोथ पैटर्न गेट चेंज्ड। तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। तो कौन कौन सी कठिन वातावरणीय परिस्थितियों का सामना फसली पौधों को करना पड़ता है? तो जैसे तापमान जो है वो बहुत अधिक हो सकता है या तापमान बहुत कम हो सकता है। उसी प्रकार से वर्षा या तो बहुत अधिक हो सकती है जिसकी वजह से बाढ़ आ सकती है, या फिर वर्षा अगर बहुत कम होती है तो सूखे का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आर्द्रता या ह्यूमिडिटी जो है वो परिवर्तित होती रहती है वायुमंडल की, तो उसका फेस करना पड़ता है फसली पौधों को। इसके अलावा तूफान या साइक्लोन्स जो हैं ये आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फसली पौधे हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये 4 वातावरणीय परिस्थितियां हैं जो कि कठिन होती हैं फसली पौधों के लिए। तो इससे होता क्या है? कई पीढ़ियों के पश्चात जो वृद्धि स्वभाव है फसली पौधों का वो परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार से जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं उनको विकासीय विभिन्नताएं कहा जाता है। अगर अपने इंग्लिश में देखें तो डिफिकल्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर बहुत हाई हो सकता है या बहुत लो टेम्परेचर हो सकता है जो कि फेस करना पड़ सकता है क्रॉप प्लांट्स को। इसके अलावा रेनफॉल जो है अगर बहुत ज़्यादा होती है तो वाटर लॉगिंग कंडीशन आ सकती है, या फिर अगर रेनफॉल बहुत कम होता है तो ड्रॉट कंडीशंस का फेस करना पड़ सकता है क्रॉप प्लांट्स को। इसके अलावा ह्यूमिडिटी की बात करें तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है या बहुत कम हो सकती है, तो ये फेस करना पड़ता है क्रॉप प्लांट्स को। इसके अलावा जो साइक्लोन्स हैं, तो विंड फ्लो अगर बहुत हाई होता है तो उससे भी क्रॉप प्लांट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। अब इन डिफिकल्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होता क्या है? आफ्टर सेवरल जनरेशंस, बहुत सारी जनरेशंस के बाद, लगभग 8 से 10 जनरेशंस के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो ग्रोथ पैटर्न होता है इन क्रॉप प्लांट्स का उनमें चेंज आ जाता है और यही चेंज क्या कहलाता है? डेवलपमेंटल वेरिएशंस कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग करेंगे ऑफ प्रकार या ऑफ टाइप्स। तो इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? तो जब किसी पौधे के लक्षण बीज फसल के लक्षणों से भिन्न होते हैं तो इन्हें ऑफ प्रकार पौधे कहते हैं। इंग्लिश में इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? व्हेन द कैरेक्टर्स ऑफ ए प्लांट डिफर फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ सीड क्रॉप इट इज कॉल्ड एन ऑफ टाइप प्लांट। तो इसको फ्लो चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। तो ऑफ प्रकार पौधे जो हैं वो कौन से होते हैं? उसी फसल के पौधे होते हैं। जैसे हम लोग सरसों की बात कर रहे हैं तो सरसों के ही पौधे होंगे, और अगर गेहूं की फसल है तो गेहूं के ही पौधे होंगे।
तो उसी फसल के ये पौधे होते हैं, लेकिन इनके जो लक्षण प्रारूप है इनका या फिनोटाइप जो है वो भिन्न होता है। इसका मतलब लक्षण जो है वो फसल के लक्षणों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अब ऑफ प्रकार के जो पौधे हैं इनके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके अंदर उत्परिवर्तित पौधे, अगर किसी पौधे में उत्परिवर्तन हो गया है तो उसके लक्षण परिवर्तित हो जाएंगे तो उसको ऑफ प्रकार पौधा बोलेंगे। उसी प्रकार से अन्य किस्म के पौधे जो किसी दूसरी किस्म के अगर बीज उग जाते हैं फसल के अंदर तो उसके लक्षण जो है वो भिन्न होंगे और ऐसे जो पौधे हैं वो क्या कहलाएंगे, ऑफ प्रकार पौधे कहलाएंगे। इसके अलावा जो रोगी पौधे होते हैं, अगर किसी पौधे के ऊपर रोग फैल गया है तो उसके लक्षण परिवर्तित हो जाएंगे और उसको भी हम लोग ऑफ प्रकार पौधे बोलेंगे। तो 3 स्रोत हो सकते हैं ऑफ प्रकार पौधों के। इंग्लिश में अगर अपने देखें तो ऑफ टाइप प्लांट्स क्या होते हैं, सेम क्रॉप प्लांट्स होते हैं, मतलब जिस क्रॉप जो क्रॉप हमने सीड क्रॉप हमने उगाई है फील्ड के अंदर उसी क्रॉप के प्लांट्स होते हैं, लेकिन इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंट फिनोटाइप ये शो करते हैं। तो ऑफ टाइप प्लांट्स के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 मेन सोर्सेज जो हैं वो ऑफ टाइप प्लांट्स के हो सकते हैं। सबसे पहला म्यूटेटेड प्लांट्स, अगर किसी प्लांट के अंदर म्यूटेशन हो गया है तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और इस प्रकार से ऐसे प्लांट्स क्या कहलाएंगे, ऑफ टाइप प्लांट्स कहलाएंगे। इसके अलावा अदर वेराइटी प्लांट्स जो हैं, अगर किसी अदर वेराइटी के जो सीड्स हैं वो एक्सीडेंटली प्लांट हो गए हैं हमारे फील्ड के अंदर, वो ग्रो कर गए हैं, तो उससे जो प्लांट्स बनेंगे उनके कैरेक्टर्स वेरी करेंगे या डिफरेंट होंगे और उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ टाइप प्लांट्स। इसके अलावा डिजीज्ड प्लांट्स, अगर किसी प्लांट के ऊपर डिजीज का इन्फेस्टेशन हो गया है तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं और ऐसे प्लांट्स भी क्या कहलाते हैं, ऑफ टाइप प्लांट्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से 3 मेन सोर्सेज हो सकते हैं ऑफ टाइप प्लांट्स के।